हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो अब से रोज सुबह आपको 7 बजे मिल जाएगी। पहले ये वीडियो 10 बजे अपलोड की जाती थी, लेकिन अब से आपको रोज सुबह 7 बजे तक मिल जाएगी। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि क्या इसमें द इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल आप कवर करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि चाहे वो द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गई, उसके अलावा पीआईबी हो गया, उसके अलावा द हिंदू हो गया, उसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी आर्टिकल जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होता हो, हम उसको कवर करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आर्टिकल आज आया वो कल कवर हो जाए, कोई आर्टिकल कल आया है तो वो परसों कवर हो जाए, इस तरीके से कभी कभी हो जाता है। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि द हिंदू में ही कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ही दिन छपते हैं। अगर हम सबको एक ही दिन कवर करने जाएँगे तो वो वीडियो 1 से डेढ़ घंटे के बीच में बनेगी और इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। कई बार देखिए ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है, कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं आता, तो उस दिन हम बच्चे कुछ आर्टिकल कवर कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे आप संडे में देखेंगे, तो संडे में भी कोई एडिटोरियल पब्लिश नहीं होता द हिंदू में, तो उस दिन हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर लेते हैं जो छूटा रहता है। तो आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे कि करंट अफेयर छूट रहा है या कवर नहीं होगा। आपके करंट अफेयर कवर कराने की ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखें। आप चाहें तो सिर्फ इसी एक वीडियो पर डिपेंड कर सकते हैं पूरी तरीके से करंट अफेयर को लेकर के। और अगर आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है तो उसको कोई वो नहीं है, आप डायरेक्टली जाइए पीवाईक्यू देखिए बस। ट्रस्ट करने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आप पीवाईक्यू देखिए। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस लेवल पर पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएँगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पीवाईक्यू देखिए, पिछले सालों के क्वेश्चन देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस लेवल पर ये वीडियो लेकर के चली जाती है। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पूरी तरीके से इस एक वीडियो पर डिपेंड कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। तो आप इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल कवर होते हैं कि नहीं होते हैं, पीआईबी के होते हैं कि नहीं होते हैं, डाउन टू अर्थ के होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पे सारे चीज़ों को मिला करके आपको पूरा मिक्सअप दिया जाता है ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। और जो आप यहाँ पे आधे घंटे का वीडियो देखते हैं ना, वो उसके पीछे 4-5 घंटे की मेहनत लगी होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता करना पड़ता है कि क्या आर्टिकल छपा है, उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, इस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स निकाल करके फिर उसको लिखना, टाइप करना, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड करना, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे 4 से 5 घंटा पूरा लग जाता है और आपको आधे घंटे की वीडियो मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे आपको फिर से वही चीज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देख सकते हैं पूरी तरीके से। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट डिस्कशन। दोस्तों, ब्रिक्स की 15वीं बैठक 2023 में कहाँ पे हो रही है? तो साउथ अफ्रीका में हो रही है। कब से कब तक हो रही है? तो 22 अगस्त 2023 से लेकर के 24 अगस्त 2023 के बीच में हो रही है। तो इस वजह से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। कल भी इसके बारे में आर्टिकल आया था, आज भी आया और जब कल ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी तब भी आर्टिकल आएगा। तो रोज़-रोज़ हम ब्रिक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को रोक रखा है। जब कल इसकी मीटिंग समाप्त हो जाएगी, क्या निर्णय लिए गए, क्या प्रमुख समझौते हुए, क्या फैसले लिए गए, जब वो सारी चीज़ें सामने निकल कर के आ जाएँगी, तो हम इकट्ठा इसके निर्णय के बारे में, जो भी मीटिंग हुई है उसका क्या आउटकम निकला है, उसके क्या परिणाम निकले हैं उसके बारे में, और उसके अलावा जो ब्रिक्स का स्टैटिक पोर्शन है वो सारी चीज़ें मिला करके एक साथ कवर कर लेंगे। तो आप ये टेंशन नहीं लेंगे कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है और सर ने तो बताया नहीं कि ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है और ब्रिक्स क्या है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। जब कल इनकी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ से क्या-क्या निर्णय निकल कर के आए हैं, क्या-क्या परिणाम रहे हैं, क्या-क्या प्रमुख समझौते हुए हैं, उसके साथ ही हम इसको ब्रिक्स को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप इसकी टेंशन नहीं लेंगे कि ब्रिक्स के बारे में बताया ही नहीं गया है। अगर रोज़-रोज़ हम इसी को डिस्कस करेंगे तो बाकी सारे आर्टिकल कब डिस्कस करेंगे? दोस्तों, आज का दिन हर भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, बहुत ही गर्व का दिन हो सकता है। चंद्रयान मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था 2:35 पर, और ये 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उसको टच करेगा। इस इमेज में इंडिया का जो चंद्रयान मिशन रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हालाँकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, तो इसकी इमेज जो है मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको टेलीग्राम पे, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा इसको मैं ज़रूर 1-2 दिन में डिस्कस करूँगा पूरा अच्छे से कि चंद्रयान मिशन क्या था, कब शुरू किया गया था। जैसे पहला चंद्रयान मिशन कब भेजा गया, तो 2008 में भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटी-सी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ दी गई हैं। उसके अलावा जब यहाँ पे चंद्रयान मिशन हमारा 3 वाला चाँद की सतह पर उतर जाएगा तो उसके बारे में कुछ इमेजेस भेजेगा, कुछ और जानकारियाँ भेजेगा। तो 1-2 दिन बाद मैं इसको पूरा अच्छे से कवर कर लूँगा कि चंद्रयान मिशन अभी तक भारत का क्या रहा है, पहली बार कब भेजा गया था और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें हम मिला कर के कवर कर लेंगे। लेकिन आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही गर्व का दिन हो सकता है। तो दोस्तों, आप सब भी प्रार्थना करिए कि अच्छे से चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाए, ये चाँद की सतह पर आसानी से उतर सके और सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, पिछली बार की तरह यहाँ पे हार्ड लैंडिंग के द्वारा ये टूट ना जाए फिर से। आप सब भी प्रार्थना करिए, मैं भी करूँगा, और हो सकता है कि हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण हो। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। आप देखें कि जो रसिया का लूना 25 मिशन था, वो क्रैश कर गया। हमसे जल्दी के चक्कर में था, मतलब रिकॉर्ड बनाने चला था भाई साहब, यहाँ पे क्रैश कर गया। इससे पहले एक बार हमारे साथ भी यही चीज़ हो चुकी है चंद्रयान 2 में,
वो भी क्या हुआ था, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो वो भी क्रैश कर गया था। लेकिन इस बार हो सकता है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से करवा सकें और इस तरीके से हम इतिहास रच देंगे। दोस्तों, ये एक न्यूज़ है जो दिल्ली से निकल के आ रही है। शायद ये हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई गार्जियन या पेरेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वाले पोर्शन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि ये न्यूज़ ही ऐसी है और ये कोई एक न्यूज़ नहीं है जो इस तरीके से आ रही है। इस तरीके की हज़ारों न्यूज़ आती हैं और इस तरीके के बहुत सारे केसेस होते हैं। कई सारे केस तो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, उनको वहीं दबा दिया जाता है। तो इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए मामला क्या है? मामला ये है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, 51 साल के। उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रेमोदय का। अब ये प्रेमोदय खाका के एक दोस्त थे। इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को इनके पास छोड़ दिया कुछ समय के लिए, ताकि वो वहाँ पे रहे, अपनी पढ़ाई करे या जो भी काम हो वो करे। और जब इनके दोस्त ने अपनी बेटी को इनके यहाँ छोड़ा था, तो वो बेटी 15 वर्ष की थी। अब ये प्रेमोदय खाका क्या करते हैं कि इस 15 साल की नाबालिग बच्ची का लगातार रेप करते हैं 4 महीने। लगातार उसका यौन शोषण करते हैं। अच्छा, इससे भी खतरनाक कंडीशन यहाँ पे बन के निकल के आती है, जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये प्रेमोदय खाका की पत्नी, जिसका नाम सीमा रानी है और ये 50 वर्ष की है, ये क्या कहते हैं, तो वो ये लड़की को फ़ोर्स करती हैं कि यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली लो और बच्चा गिरा दो, गर्भपात करा दो। मतलब देख रहे हैं आपकी कैसी स्थिति बन गई है। यहाँ पे पति क्या करता है, रेप करता है और यहाँ पे पत्नी एडवाइस दे रही है कि यहाँ पे बच्चा गिरा दो, गर्भ निरोधक गोली खा लो, बच्चा गिरा दो। यार मतलब कहाँ जा रहा है हमारा समाज, हम कैसे समाज बना रहे हैं? यही देश है जहाँ पे बच्चियों को, लड़कियों को देवी माना जाता है और देवियों के साथ ये हालत बनती जा रही है। और यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इनकी पत्नी मतलब क्या सोच करके ये कर रही थी, कैसी हरकतें कर रही है। इसको इतना नहीं समझ आ रहा है कि आज मेरी पत्नी ने ये कर दिया, आज मैं इसके ऊपर पर्दा डाल रही हूँ, कल का फिर से किसी की बेटी के साथ करेगा। भगवान ना करे यही कंडीशन अगर इनके बेटे के साथ बने होते, क्या तब भी ये अपनी बेटी को यही सलाह देती कि बच्चा गिरा दो, गर्भ निरोधक गोली खा लो? इस तरीके की सोच लेकर के कहाँ जा रहे हैं यार हम? कौन-से समाज का निर्माण कर रहे हैं? तो इसी वजह से मैंने कहा था कि इस वीडियो को जो पेरेंट है या गार्डियन है, वो सब ध्यान से सुनेंगे। देखिए यार, कोई भी हुआ, चाहे मैं हुआ, चाहे आप हुए, हम सबके घर में कोई ना कोई औरत ज़रूर है, कोई ना कोई लेडी ज़रूर है। चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में, किसी न किसी रूप में ज़रूर है। और अगर हमारे घर में नहीं है, तो आस-पास तो है ही ना। और कोई भी औरत हो, कोई भी लेडी हो, है तो वो लेडी, हमें उसकी सम्मान करना चाहिए, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और यहाँ पे आए दिन हम इस तरीके के केसेस देखते रहते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, ऐसे केसेस में क्या होता है, ख़ास करके मतलब मैक्सिमम केसेस में ये होता है। मेरे ख़्याल से कम 90 से 95% केसेस ऐसे आते होंगे, जिसमें ये सब कर्मकांड करने वाले जान-पहचान के ही होते हैं। और खास करके कौन-कौन से तबके से होते हैं, तो यहाँ पे पुलिस हो गया, उसके अलावा डॉक्टर्स हो गए, उसके अलावा टीचर्स हो गए। ये लोग बहुत मैक्सिमम केसेस में निकल कर के आते हैं। मतलब जब भी आपको ऐसे केस देखने को मिले, तो ज़्यादातर संख्या इन्हीं लोगों की होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही लोग करते हैं या सारे लोग ऐसे होते हैं, सारे लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते। कोई भी चीज़ हुई, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको यही देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे बचाने वाले रक्षक जो होते हैं, वही भक्षक बन बैठते हैं। अब बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी थे, 51 वर्ष के, और ये 15 साल की बच्ची का रेप कर रहे हैं, उसका यौन शोषण कर रहे हैं। मतलब क्या माइंड में चल रहा है यार? उसके अलावा उनकी पत्नी उस बच्ची को सलाह दे रही है कि आप क्या करिए, तो बच्चा गिरा दीजिए, आप क्या करिए, गर्भ निरोधक गोली खा लीजिए। मतलब पत्नी को इतना नहीं समझ आ रहा कि अगर हमारी बच्ची के साथ भगवान ना करे कल को ऐसा कुछ होता है, क्या तब भी हम उसको यही सलाह देंगे? क्या तब भी हम उससे कहेंगे कि बच्चा गिरा दो और यहाँ पे केस ना करो? इनकी पत्नी को खुद आगे आना चाहिए था, ये खुद एक लेडी, इनको खुद समझना चाहिए था ये चीज़ कि हम आगे आएँ और इसको जा करके हम खुद ही केस फाइल करें, ताकि क्या हो सके, इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। लेकिन यहाँ पे पता नहीं समाज कहाँ जा रहा है, क्या हम बनाना चाहते हैं। जब ऐसी न्यूज़ सुनता हूँ ना, तो मेरा पूरा माइंड अपसेट हो जाता है। फिर मुझे यही लगता है कि कम से कम इस मामले में हमें सऊदी अरेबिया जैसे कानून लागू कर देने चाहिए। सीधा अगर इस तरीके का कोई केस प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने ये गलत किया था, किसी ने किसी का रेप किया, तो उनको सीधा बीच चौराहे पर सर कलम कर दो, सर काट के फेंक दो। और ऐसा 4-6 केसेस कर देंगे ना, वहाँ पे सीधे 80% केसेस तो ऐसे ही खत्म हो जाएँगे। 80% लोग के अंदर भय अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे पता है कि कानून के लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके, जो वहाँ पे गलतियाँ, उसका फ़ायदा उठा करके हम छूट जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल, 7 साल की सज़ा होगी। उसके अलावा जो गरीब होता है, उनके यहाँ पे तो सज़ाएँ भी नहीं होती। अगर गरीब की बच्ची का रेप कर दिया, तो यहाँ पे कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशन के नाते किसी के अंदर भय ही नहीं है। लोग आए दिन रेप करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि खिलवाड़ बना के रखा है समाज का। इस मामले में तो कम से कम मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया जैसा कानून लागू कर ही देना चाहिए, और 4 ज़्यादा नहीं, 4-6 लोग को बस, सिर्फ़ 4-6 लोग को इस तरीके के कानून के अंदर लाएँ, 4-6 लोग का सर काट के फेंक दें, अपने आप सब होश में आ जाएँगे। यार क्या चल क्या रहा है? दिमाग खराब हो जाता है इस तरीके की न्यूज़ सुन के। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, चाहे आप किसी के भाई हों, बाप हों, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, अगर आपके घर पे कोई लेडीज़ है, तो जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं बन जाती है ना, जब तक लास्ट ऑप्शन ना हो, तब तक आप किसी के यहाँ अपने घर की औरतों को छोड़ें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ख़ास करके जो दोस्त यार हैं ना, जो ट्रस्ट वाले हैं, उनके यहाँ तो बिल्कुल नहीं। कई बार तो ऐसा होता है, अब ये केस तो हमारे सामने आ गया, तो हम इसके बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कई केस ऐसा होता है जो सामने ही नहीं आता, उसको दबा दिया जाता है अंदर-अंदर। अगर मान लीजिए ये बच्ची नहीं आती बाहर निकल कर के, तो हमें नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसकी पत्नी इसको सपोर्ट कर रही है। हालाँकि यहाँ इन दोनों के ऊपर केस दायर कर लिया गया है, लेकिन अब क्या फ़ायदा? यहाँ पे जो उसकी इज़्ज़त गई बेचारी की, उसका आत्मसम्मान गया, उसको हम कहाँ से वापस देंगे? केस वापस दे पाएँगे क्या?
और इन लोग को खुद समझना चाहिए था कि क्या कंडीशन बन रही है, 51 वर्ष के अधिकारी हैं ये। वो भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। क्या दिमाग लेकर के चल रहे हैं? इन लोग को अधिकारी बनाने के बाद भी अफ़सोस होता होगा। ये कैसे-कैसे लोग अधिकारी बन जा रहे हैं, ऐसे लोग का अधिकारी बनना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या चल क्या रहा है यार? वो 15 साल की बच्ची है, माइनर गर्ल है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। हालाँकि इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस तरीके से अब क्या फ़ायदा है? तो वही यहाँ पे मेरी आप सबके से रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है, जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो, एकदम लास्ट ऑप्शन ना हो, तब तक अपने घर की लेडीज़ को कहीं बाहर ना छोड़ें। अब देखते हैं हम यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो ये आज कौन-सा महत्वपूर्ण दिवस है? आज है दास व्यापार और उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत से लड़ना। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो गुलामी की नस्लवादी सोच थी, उससे लड़ने के लिए हमें शिक्षा का प्रयोग करना है। इसमें भी शिक्षा का प्रयोग करके हमें इस चीज़ से बाहर आना है। आप देखेंगे जो गुलामी थी, जहाँ पे दासता थी, हालाँकि वो प्राचीन काल में चली थी, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे ये गुलामी चलती है। इसको कहते हैं मॉडर्न स्लेवरी या आधुनिक दासता। इसको भी धीरे-धीरे समाप्त करने की बात की जा रही है। 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे खास करके ये चीज़ कहाँ पे चलती है, तो अफ्रीकी राष्ट्रों में चलती है। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं, खाने-पीने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे को जंजीर में बाँध दिया गया, इस तरीके से दास प्रथा चलती थी और ये बहुत खराब प्रथा थी। यहाँ पे इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जाता था। जानवरों को तो फिर भी पशुधन माना जाता था, लेकिन इंसानों को अपनी प्रॉपर्टी मान के उनसे काम कराया जाता था, उनको पीटा जाता था, उनके साथ दुष्व्यवहार किया जाता था। बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जो दासों के लिए बहुत दयनीय स्थिति बना देती थी। तो उसी को समाप्त करने के लिए जो यहाँ पे उसको याद करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस आर्टिकल में हम राज्यपाल के बारे में पूरा स्टैटिक पोर्शन जानेंगे, लेकिन ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। राज्यपाल चर्चा में क्यों है? देखिए राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गए, इस तरीके के जो भी पोर्शन है ये लगातार चर्चा में बने रहते हैं। तो एक बार इनका स्टैटिक पोर्शन कवर करिए, A4 साइज पे लिख लीजिए पूरा। उसके बाद फिर आपको जब भी इस तरीके का आर्टिकल है तो यहाँ पे आर्टिकल सुनने की जरूरत नहीं है, अपना A4 साइज का पेपर उठाइए, उसको रिवाइज करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि बार-बार ये सारे लोग क्या है तो ये चर्चा में आते रहते हैं, कितना बार आप इनके बारे में सुनेंगे। जैसे राज्यपाल की पोस्ट हो गई, राष्ट्रपति की पोस्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सीजेआई हो गए, तो ये लोग बार-बार चर्चा में आते रहेंगे। इन्हीं के ऊपर पूरा करंट टिका रहता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक बार इनके बारे में अच्छा पूरे डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइम नहीं खराब करना है। बार-बार इसी के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है उसको हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसी वजह से अभी हुआ क्या है, मणिपुर की जो मंत्रिमंडल थी, मणिपुर विधानसभा की, उन्होंने क्या किया, राज्यपाल को ये कहा कि हमें मणिपुर विधानसभा का सत्र बुलाना है। उसके लिए इन्होंने सिफारिश की राज्यपाल से। राज्यपाल ने यहाँ पे सत्र बुलाने से मना कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं। सामान्यतः क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल होती है राज्य की, अगर उसने कोई सिफारिश की राज्यपाल से, तो राज्यपाल के लिए बाध्यकारी को माने। कुछ मामलों को छोड़ करके राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होता है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश मानेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो, तो राज्यपाल ने मना कर दिया। अब यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है अनुसुईया उइके। इन्होंने मना कर दिया यहाँ पे मणिपुर विधानसभा का सत्र बुलाने से। तो इस वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया। तो इस वजह से हम देखें कि राज्यपाल जो होता है उसका पूरा स्टैटिक पोर्शन हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है एन बीरेन सिंह। उसके अलावा मणिपुर विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, तो 60 सीट है टोटल। देखिए कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मणिपुर विधानसभा की सीट कितनी है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, 40, 60, 75, इस तरीके से अलग-अलग ऑप्शन दे देंगे। या क्या करते हैं, तो 3-4 राज्यों के नाम इस तरीके से दे देंगे। उसके अलावा 3-4 राज्यों की सीट यहाँ पे दे देंगे विधानसभा की। अब आपसे मैच कराने के लिए कहेंगे। और ऐसा नहीं कि बात मैं हवा में कर रहा हूँ। आप यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देखिए, पीवाईक्यू, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो याद रखने वाली, पहले कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो ये अनुसुईया उइके हैं। उसके अलावा यहाँ पे मणिपुर विधानसभा की सीट कितनी है, तो ये 60 सीट है। ये सारी चीज़ें आप याद में रखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं राज्यपाल का स्टैटिक पोर्शन। दोस्तों अब हम यहाँ पे राज्यपाल के स्टैटिक पोर्शन के बारे में जानते हैं। हमारे संविधान को कुल 25 भागों में बाँटा गया है, जिसमें से भाग 6 राज्य से जुड़ा हुआ है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। अब राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन ये नाम मात्र का होता है। वास्तव में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो वो मंत्रिमंडल होती है राज्य की। राज्यपाल की जो पोस्ट है वो लगातार चर्चा में इसी वजह से बनी रहती है क्योंकि इसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पहली भूमिका केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में निभाता है, दूसरी भूमिका जो राज्य सरकार है उसके प्रमुख के रूप में निभाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक खुश है तब तक ये पोस्ट पर रहेंगे। अब राष्ट्रपति का मतलब क्या व्यवहार में, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। अब यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति जब चाहता है इनको अपनी पोस्ट से हटा सकता है, तो इसी वजह से कई बार ये पोस्ट जो है विवाद का मुद्दा बन जाती है कि इनको राष्ट्रपति जब चाहे तब बुला सकता है। तो इस वजह से राज्यपाल क्या करते हैं, कई बार अपनी पोस्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकारों की जगह वो केंद्र सरकार की मुँहजोही करने लगते हैं, उनकी बातें मानने लगते हैं। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, राज्य और केंद्र के बीच तनाव हो जाता है या राज्यपाल को लेकर के बहस हो जाती है। तो इस वजह से ये पोस्ट लगातार चर्चा में बनी रहती है। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, सीएए का क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पे जो लिखा गया है 1956 में। इसके तहत क्या किया गया, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया, इसके तहत ये किया गया कि एक ही व्यक्ति एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को पहले क्या किया जाता था, तो पहले सिर्फ एक ही राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है,
इसी को उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, इसी को बिहार का भी। तो ये अब पॉसिबल है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के पहले ये पॉसिबल नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ना तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, ना तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनका चुनाव जो होता है वो होता नहीं है, जनता इनको नहीं चुनती है। क्या होता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो राज्यपाल की पोस्ट है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यानी ये केंद्र सरकार के अधीन जॉब नहीं करता है। इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि हमने इनको नियुक्त किया है तो ये हमारे अंडर में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, तो उस हिसाब से ये काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो इनका पद है वो स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, यानी संविधान में ही इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्यपाल से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज यहाँ पे याद दिलाई थी केंद्र सरकार को। योग्यता के बारे में क्या प्रावधान है, यानी कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो यहाँ पे बात कर रहे हो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके अलावा उसकी उम्र कितनी हो, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी अगर आप लोग अभी चाहें तो आप लोग राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, उसके लिए 35 वर्ष आयु भी होनी चाहिए। और जहां तक मुझे पता है आप में से किसी की भी आयु 35 वर्ष नहीं होगी। 35 वर्ष होगी तो फिर यूपीएससी की तैयारी बहुत कम ही लोग करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति के समय दो परंपराओं को भी निभाया जाता है। पहली परंपरा ये है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि जो स्थानीय राजनीति है उसमें भाग नहीं लेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। दूसरी परंपरा ये कि राष्ट्रपति द्वारा जब भी राज्यपाल को नियुक्त किया जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री से, सीएम से भी सलाह ली जाए। ये परंपरा है, ये ना तो किसी नियम में लिखा गया है, ना तो किसी कानून में कहा गया है, ना ये संविधान में कहा गया, बस एक परंपरा बन गई है। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। और अगर ये यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है हाईकोर्ट के, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। कार्यकाल इसका कितना होता है, तो जिस दिन ये पोस्ट पर बैठते हैं उससे लेकर के 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पे बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति की खुशी पे ये रहते हैं। जब राष्ट्रपति चाहे तब इनको हटा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राष्ट्रपति की खुशी है ये न्यायोचित नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी राज्यपाल को हटा दिया है तो इस बेस पर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच जाएंगे कि राष्ट्रपति ने हमें हटा दिया अपने प्रसाद पर्यंत से, तो अब हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं। इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो राज्यपाल है ना, वहाँ उसको लेकर के दुनिया में दो तरीके के मॉडल चलते हैं। पहला मॉडल है अमेरिकी मॉडल, दूसरा कौन सा, तो कनाडा का मॉडल है। जो अमेरिका का मॉडल है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राज्यपाल को सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। जबकि जो कनाडा का मॉडल है यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमने कौन सा मॉडल अपनाया है। हमने यहाँ पे कनाडा का मॉडल अपनाया राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। अगर विधानसभा के द्वारा राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है, कोई बिल भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास कुल 4 ऑप्शन होते हैं केबीसी की तरह। जैसे पहला ऑप्शन इसके पास क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि बिल पर अपनी सहमति दे दे, बिल को स्वीकृत कर दे। उसके बाद क्या होगा, तो ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल को ये सहमति ना दे, उसको रोक करके रखे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये बिल समाप्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके पास ये राज्यपाल के पास कि वो बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज दे कि आप इस पर पुनर्विचार करिए कि सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर विधानसभा चाहे तो उस बिल में कुछ संशोधन करे, चाहे ना करे, चाहे कुछ जोड़े चाहे घटाए, चाहे कुछ भी ना करे, वैसा ही विधेयक फिर से पारित कर दे सेम टू सेम। तो अब यहाँ पे राज्यपाल के लिए बात कार्य हो जाता है कि उस विधेयक को वो अपनी सहमति देगा ही देगा। अब उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो सहमति रोक के रखे, अब उस पर सहमति देना ही देना है। यानी पुनर्विचार के बाद जो विधानसभा द्वारा फिर से विधेयक भेजा जाता है तो उस पर सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो धन विधेयक का मामला है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, यानी धन विधेयक पुनर्विचार हेतु नहीं भेजा जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चौथा ऑप्शन क्या है राज्यपाल के पास, तो चौथा ऑप्शन ये है कि कोई भी बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है राज्यपाल के पास, तो राष्ट्रपति की विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है, यानी राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रख सकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि किन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इसमें पहला बताया जा रहा है अल्ट्रा वायर्स। इसका ये मतलब है कि कोई ऐसा विधेयक लाया जाए जिसमें संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कोई बात की गई हो। जैसे मान लीजिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, अब इसको छीनने की बात की गई उस विधेयक में, तो ऐसे विधेयक को अगर राज्यपाल चाहता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए इसको सुरक्षित रख सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरोधी, यानी जो भी डीपीएसपी के खिलाफ अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है राज्य विधानसभा में, तो उसको भी आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। उसके अलावा देश के व्यापक हित के खिलाफ अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है, उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है तो इसको भी राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं राज्यपाल से जुड़ी कुछ समितियों की सिफारिश के बारे में, जिसमें पहला है सरकारी आयोग की रिपोर्ट 1983 की। इसने ये कहा था कि जब भी राज्यपाल का चयन किया जाए तो उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष और उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति से भी सलाह ली जाए। दूसरा है संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000। इसने ये कहा था कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो संबंधित राज्य के सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनसे भी सलाह ली जाए, उनसे भी परामर्श किया जाए। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे पूंछी समिति 2007 के बारे में। इसने ये कहा था
कि जो राज्यपाल का चयन करती है उसके लिए एक समिति बनाई जाए, उसकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाए। इसमें कौन-कौन से लोग शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री, उसके अलावा गृह मंत्री, उसके अलावा उपाध्यक्ष, उसके अलावा अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ पे ये बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष और ये लोकसभा के अध्यक्ष। उसके अलावा जिस राज्य में उसको नियुक्त करना है, वहाँ के राज्य के सीएम की भी सलाह ली जाए। और पूंछे समिति ने ये भी कहा था कि संविधान में जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद यहाँ पे यूज किया गया है, उसको हटाया जाए, उस शब्द को हटा दिया जाए। और यहाँ पे राज्यपाल को जो हटाने का कार्य करेगी वो कौन करेगी? तो राज्य विधायिका के द्वारा किया जाए, विधानसभा के द्वारा किया जाए, और जहाँ पे विधान परिषद है उसको भी शामिल किया जाए। कैसे किया जाए? तो जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है केंद्र स्तर पर, उसी तरीके से राज्य स्तर पर भी राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किसने कहा था? तो ये पूंछे समिति 2007 ने कहा था। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा इसने क्या कहा था पूंछे समिति ने? तो इसने ये भी कहा था कि राज्य सरकार की सलाह के खिलाफ मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की राज्यपाल के अधिकार का समर्थन किया। यानी अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा चलाना है और यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, तो मुख्यमंत्री की मर्जी को हटा करके यहाँ पे राज्यपाल अगर चाहता है कि इस पर मुकदमा चलाए, तो राज्यपाल की मर्जी को माना जाए, ये कहा गया था पूंछे समिति 2007 में। ये 2014 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या बताया कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां? विवेकाधीन शक्तियों से ये मतलब है कि जहां वो स्वयं से निर्णय लेता है, जहां मंत्रिमंडल की यहाँ पे सलाह नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा क्या है? तो मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा क्या है? राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया कि केवल एक और दो, ऑप्शन बी है एक और तीन, ऑप्शन सी है दो तीन और चार, और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। इसके पीछे वजह क्या? इसके पीछे वजह है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये किसके सलाह पर करता है? ये चीफ मिनिस्टर की या मुख्यमंत्री की सलाह पर ये मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे ये इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं हुई। इसके बेस पर आप सबको काट सकते हैं, यहाँ पे भी गया, ये भी गया, ये भी गया। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं जो राज्य सरकार के संचालन के लिए नियम बनाने के कार्य वो कौन करता है? तो राज्य विधायिका करती है, विधानसभा करती है, विधान परिषद करती है, ना कि ये राज्यपाल करता है। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जो जंगलों में आग लगती है उसके बारे में, जिसको वनाग्नि कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि उसके पीछे के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, उसका प्रभाव क्या हो सकता है, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियाँ क्या हैं, उससे बचने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो उसके पीछे वजह ये है कि जो यूएसए है, अमेरिका है, उसका एक राज्य है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है हवाई द्वीप समूह। यहाँ के जंगलों में बहुत भीषण आग लग गई है, जिसमें लगभग 93 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। तो इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ गया है। यहाँ पे हवाई द्वीप समूह का मैप दिया गया है जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में ये पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो माउना लोआ जो है वो भी यहाँ पे पाया जाता है हवाई द्वीप समूह पे ही। यहाँ पे इसके बहुत सारे फेमस द्वीप के नाम दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसके नाम दिए गए हैं, तो आप चाहें तो उसके बारे में देख सकते हैं। हवाई द्वीप समूह का एक द्वीप है, उसका नाम है माउई। यहीं पे ये भीषण आग लगी हुई है। तो इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। अगला बिंदु है अमेरिकी वन सेवा के 2000 से लेकर के 2017 के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में 85% जंगलों की आग मनुष्यों के कारण होती है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो कैंप फायर हो गया, कूड़ा जलाना, खराब उपकरण और सिगरेट जलाना, ये सारे कारण शामिल है इसमें। अगर वाराग्नि के प्राकृतिक कारणों में देखेंगे तो ज्वालामुखी गतिविधियों के, उसके अलावा बिजली गिरना, इनकी वजह से भी आग लग सकती है जंगलों में। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो माउई द्वीप है जहाँ पे ये आग लगी हुई है वो 6 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक का घर है। यानी यहाँ पे क्या है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो इस वजह से ये जंगल की आग लगने के लिए और अधिक प्रबल हो गया। इसके अलावा क्या होता है? जो माउई है यहाँ पे जहाँ पे आग लगी हुई है वो क्या कर रहा था? तो गंभीर सूखे का सामना कर रहा था, इसलिए इसको क्या मिला? तो सूखी भूमि मिल गई। उसके अलावा सूखी गैर देशी घास मिल गई। उसके अलावा क्या होता है? सूखी वनस्पति भी मिल गई। अब ये लोग क्या किए? तो ये लोग आग के लिए ईंधन का काम किए। आपको पता ही होगा कि जो हरी घास होती है वो आसानी से नहीं जलती है, लेकिन जो सूखी घास होती है वो बहुत आसानी से जलती है। ना सिर्फ जलती है बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी जलाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अगले पॉइंट में बात की जा रही है डोरा के बारे में। डोरा क्या है? तो एक प्रकार का तूफान है जो प्रशांत महासागर में उठा था। देखिए अब अगर ये तूफान हवाई द्वीप समूह से टकरा गया होता तो वहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती, और जब वर्षा होती तो जल मिलता, जब जल मिलता तो यहाँ पे वनाग्नि अपने आप समाप्त हो जाती, बंद हो जाती। लेकिन ये यहाँ पे टकराया नहीं हवाई द्वीप से, बल्कि उसी के आसपास घूमता रहा। तो जब यहाँ पे इसके आसपास घूमता रहा, अब प्रशांत महासागर में क्या होता है? यहाँ पे निम्न दाब बन गया, और यहाँ पे आप देखेंगे जो डोरा तूफान था उसके अंतर्गत क्या बना? तो उच्च वायु दाब बन गया। अब इसी के बीच में अग्नि यहाँ से वहां, वहां से वहां फैलती रही। तो एक प्रकार से ये जो डोरा तूफान है इसने भी आग को फैलाने में मदद करी। उसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? तो जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आमतौर पर आग नहीं लगती, लेकिन यह उन्हें तीव्र कर देता है। उनके जलने का क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे वे और अधिक खतरनाक हो जाती हैं। जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना है, जो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ता है, जिससे क्या होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन जितना अधिक होगा उससे क्या होगा? तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुत सारी दिक्कतें निकल करके आएंगे। जहाँ पे पहले बारिश होती थी वहाँ पे सूखा पड़ेगा, जहाँ पे सूखा पड़ता था वहाँ पे बारिश होगी। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं निकल करके आएंगी। उसके अलावा
पहले जहाँ पे गेहूँ होता था अब वहाँ पे गन्ना होगा, जहाँ पे गन्ना होता था वहाँ पे चावल होगा। इस तरीके से फसल प्रतिरूप भी बदल जाएगा। तो बहुत सारी समस्या हमें जलवायु परिवर्तन की वजह से देखने को मिलेंगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं हवाई द्वीप समूह के बारे में। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का एक राज्य है, जो द्वीपों के समूह से मिलकर के बना हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है होनोलुलु। ये कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ओहू द्वीप पर स्थित है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु कौन से द्वीप पर स्थित है? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ओहू द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप समूह जो है वो 8 मुख्य द्वीपों से बना हुआ है। इनके नाम दिए गए हैं, जैसे माउई हो गया, ओहू हो गया, काउई हो गया, मोलोकाई हो गया, लानई हो गया, निहाऊ हो गया और काहुलावे हो गया। अगर नाम पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ कर देना भाई, नाम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। और ये सारे जो द्वीप बने ना, वो कैसे बने? तो ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा बने। यानी ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है, उसका वोल्केनो जो फटता है, ज्वालामुखी जो फटती है उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे जो जमाव आता है उसी की वजह से ये द्वीप बने हुए हैं। जो लावा मैग्मा बाहर निकल करके चट्टानों पे जमा होता है, यहाँ पे प्रशांत महासागर की तलछटी में जमा हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो इस तरीके से द्वीप बन गए। हवाई द्वीप समूह पे सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, हरे भरे वर्षावन भी पाए जाते हैं, समुद्र तट भी इसका पाया जाता है। उसके अलावा नाटकीय चट्टान भी यहाँ पे पाई जाती है, यानी चट्टान भी पाई जाती है, ज्वालामुखी भी हो गया, हरे भरे वर्षावन भी हो गए। उसके अलावा जो उसका समुद्र तट है वो भी आश्चर्यजनक रूप से पाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है? हवाई द्वीप समूह में पाई जाती है। उसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला के द्वारा हुआ, ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे किराउ और मोना लोवा जैसे कुछ बहुत अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। इसी वजह से कई बार ये चर्चा में बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इसकी जलवायु कैसी? तो इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जहाँ साल भर गर्म तापमान रहता है। मौसम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और विभिन्न द्वीपों के बीच भिन्न हो सकता है। व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं? तो तापमान को नियंत्रित करने और वर्षा लाने में भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी स्टैटिक थी किसके बारे में? हवाई द्वीप समूह के बारे में। अगर आप में से कोई इंटरेस्ट रखता हो, या कभी एग्जाम में वनडे एग्जाम हो गया या स्टेट पीसीपी होगा उसमें पूछा जाए, तो आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे। देखिए, जब भी कोई चीज न्यूज में आ जाती है ना, तो उसके आसपास का क्षेत्र भी हमें देख लेना चाहिए। अभी हवाई द्वीप समूह आ गया तो उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी था, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जंगल की आग या वनाग्नि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे झाड़ी या वनस्पति की आग या जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे वन, घास के मैदान, वृक्ष भूमि या टुंड्रा जैसी प्राकृतिक सेटिंग में अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन या पौधों को जलाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये कि अनियंत्रित होती है, दूसरा क्या होती है, तो गैर निर्धारित होती है, यानी इसको कोई प्लान करके नहीं करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, तो प्राकृतिक ईंधन की खपत करता है। इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, उसके अलावा घास घूस है, उसी के आधार पर तो ये बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे जाकर पेट्रोल छिड़कते हैं, या मैं जाकर वहाँ पे पेट्रोल छिड़कता हूँ। हम लोग तो वहाँ पे जाते नहीं, ये लोग क्या करते हैं, तो ये जो प्राकृतिक ईंधन है, पेड़ पत्ते हो गए, उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे घास फूस हो गया, तो उसी के आधार पर ये बढ़ता आगे। वही बात यहाँ पे की जा रही है। अब किसी जंगल की आग को जलाने के लिए कम से कम कितने, तो 3 स्थितियों का होना आवश्यक है। इसमें पहला क्या है, तो ईंधन, उसके अलावा ऑक्सीजन और ऊष्मा स्रोत। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार ये बताया जाता है कि जो ऑक्सीजन होता है इसकी अनुपस्थिति में आग जल ही नहीं सकती है। तो ये तो कंपलसरी हो गया। उसके अलावा अगर मान लीजिए आग जल भी गई तो ये आगे कैसे बढ़ेगी, और जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, बहुत बड़े लेवल पर नहीं जाएगी, तब तक उसको वनाग्नि की श्रेणी में रखा ही नहीं जाएगा। तो उसके लिए ईंधन भी चाहिए, और ईंधन कहाँ से मिलता है, तो वो जंगल है भाई, वहाँ पे इतना सारे ईंधन वैसे ही पड़ा हुआ है, घास फूस है, पेड़ पत्ते हैं सूखे हुए, तो ये सारी चीजें वहाँ पे उसको वैसे ही मिल जाती हैं। यहाँ पे बात करें ऊष्मा स्रोत की, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वनाग्नि से जुड़ा कुछ डेटा दिया गया है। कब से कब तक का है, तो 1 जनवरी 2003 से लेकर के 28 मई 2021 तक का है। 2003 में कितने केसेस दर्ज किए गए थे, तो 34,696। उसके अलावा आप देखेंगे 2004 में तो 34,695। इसी तरीके से 2011 तक देखेंगे तो लगातार ये घटता गया है, जबकि 2012 में बढ़ा था, 51,760 हो गया था। उसके अलावा 2013 में आप देखेंगे तो 33,287। इस तरीके से आप देखेंगे 2021 में कितना हो गया था, तो 3,86,031 केसेस ऐसे दायर किए गए थे, इसके बारे में देखा गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वनाग्नि का कारण क्या होता है। तो यहाँ बात की जा रही है कि भारत में अगर आप देखेंगे वनाग्नि का मौसम सामान्यतः क्या माना गया है, तो नवंबर से लेकर के जून तक माना गया है। आप देखेंगे खास करके जो अप्रैल, उसके अलावा मई, उसके अलावा जून, ये 3 महीने जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी आग मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा खेत तबाह हो जाता है, पूरी की पूरी सिवान तबाह हो जाती है। उसके अलावा क्या बात करें, तो तापमान, वर्षा, वनस्पति और नमी जैसे कई कारक इन आग के पैमाने और आवृत्ति में योगदान करते हैं। यानी ये सारे कारक मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आग कितने बड़े लेवल पर लगेगी, उसके अलावा कितनी बार आग लगेगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी, सारी चीजें यही लोग डिसाइड करते हैं। कौन कौन से, तो तापमान हो गया, वर्षा हो गया, वनस्पति हो गया और नमी हो गया। जैसे आप देखें, अगर कोई पेड़ पौधा जो है वो नम है तो उसमें आग लगने की संभावना कम है। इसी तरीके से अगर वर्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आग लगने की संभावना कम है। आग लगेगी भी तो बुझ जाएगी अपने आप। लेकिन अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो वहाँ थोड़ा सा भी घर्षण हुआ, अगर रगड़ाई, जमीन से रगड़ाई, आपस में रगड़ा है, तो क्या होगा, वहाँ पे तापमान बढ़ेगा और फिर आग लग जाएगी। तो ये सारी चीजें मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये आग लगेगी, कितने बड़े लेवल पर जाएगी, उसके अलावा कितनी बार लगेगी, कैसे क्या होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग 36% वनों में बार बार आग लगने का खतरा रहता है। यहाँ पे बात करें कि सर्दियों के अंत और गर्मी के मौसम के बाद शुष्क बायोमास ईंधन भार की पर्याप्त उपलब्धता के कारण मार्च, अप्रैल और मई में आग लगने की अधिक घटनाएं दर्ज की गई। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश जंगल की आग
कृषि में परिवर्तन और अनियंत्रित उपयोग पैटर्न के कारण मानव निर्मित होती है। यानी यहाँ पे जो भी आग लगती है, वनाग्नि होती है, उसमें मैक्सिमम रूप से कौन भागीदार है, तो ये मनुष्य की वजह से ये होता है। इस ग्राफ के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, इस महीने में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वनाग्नि के मामले देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, तो इस महीने में सबसे ज्यादा वनाग्नि के मामले कौन से राज्य में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात कर रही है कि ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद ये उड़ीसा का स्थान आता है, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र, और यहाँ पे बाकी सबको एक साइड रख दिया गया अदर्स में। यहाँ पे आप लोगों ने शायद एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि यहाँ पे पंजाब का नाम भी दिया गया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल वाले महीने में पंजाब का नाम और निशान ही नहीं है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर नवंबर महीने में तो पंजाब सबसे ज्यादा यहाँ पे आग लगती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर महीने में हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा आग लगती है, उसके अलावा अदर्स हो गए ये, और बाकी सब यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये सारी चीजें आप ग्राफ से देख सकते हैं। जंगल की आग को सामान्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला जमीनी, दूसरा सतही और तीसरा ताज आग। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन फायर। इसमें पहला है कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को जलाने वाली आग को जमीनी आग कहा जाता है और वे वनस्पति के नीचे धीरे धीरे जलती हैं। दूसरा सतही आग, ये क्या करते हैं, तो बड़े पैमाने पर जमीन पर सूखी पत्तियों, शाखाओं और अन्य सामग्रियों के जलने से होती है। ऐसी आग तेजी से फैलती है। तीसरा कौन सा, तो ताज आग। इसको क्या बात की जाती है, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक तेजी से जलती है और तीव्र गर्मी के साथ बड़ी लपटें होती हैं। भारत में इस तरह की आग दुर्लभ है, यानी कभी कभार रेयर ही देखने को मिलती है भारत में इस तरीके की आग। इस इमेज के माध्यम से वनाग्नि की श्रेणियां और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे ये कौन सा, तो ये है ग्राउंड, यानी कि इसको क्या कहेंगे, तो जमीनी कहेंगे हिंदी में। इसको क्या कहेंगे, तो इसको सतही कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो इसको ताज आग कहेंगे। इसको क्राउन। ये कहाँ पे लगती है, तो ये सबसे ऊपर लगती है, पेड़ों के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेड़ का ऊपर वाला भाग रहता है वहां पे ये लगती है और ऊपर ही ऊपर रहती है, नीचे नहीं आती है सतह पर। ये कौन सी, तो ये सतह, ये कहाँ पे लगती है, तो ये सतह पर ही लगती है। अब जब सतह पर लगेगी तो जाहिर सी बात है जो भी पेड़ पत्तियां गिरती है वो कहाँ पे गिरती हैं, वो सतह पर ही गिरती है, तो ये बहुत बड़े लेवल पर लग जाती है। ये सबसे तेजी से फैलती है और सबसे बड़े स्तर को कवर करती है। और यहाँ पे जो ये लगती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जमीन के अंदर ही रहती है। ये क्या करती है, तो ये ग्राउंड स्तर पर जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उसको खत्म कर देती है। उम्मीद है कि इस इमेज के थ्रू आपको और आसान हो गया होगा समझना कि यहाँ पे जमीनी आग कैसे होती है, सतही आग कैसे होती है, और यहाँ पे जिसको ताज आग कहा जा रहा है, इंग्लिश में क्राउन फायर कहते हैं, वो कैसी होती है। अब हम देखते हैं जंगल की आग का रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि आग लगने वाले दिनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उसके अलावा सूखे बायोमास के शिविर स्थलों को साफ किया जा सकता है। उसके अलावा वन तल पर सूखे कूड़े को जल्दी जलाना। उसके अलावा जंगल के भीतर अग्नि प्रतिरोधी पौधों की प्रजातियों की बढ़ती पट्टी। उसके अलावा जंगलों में आग की रेखाएं बनाना। आग की रेखाओं से क्या मतलब है, तो यहाँ पे जंगल का एक इलाका ऐसे बनाना है, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, यहाँ पे पत्तियां नहीं गिरेंगी। यानी यहाँ पे पेड़ पौधे इतना दूर लगाया जाए कि जो इसकी पत्तियां गिरे वो इस क्षेत्र में गिरे ना, यहाँ पे इसको ईंधन ही ना मिले कि आग फैल सके। तो इसी को कहा गया है कि आग की रेखाएं बनाना। उसके अलावा यहाँ पे अग्निरोधी पौधे जो होते हैं उसको भी संख्या बढ़ाई जाए। उससे क्या होगा, तो अगर आग लग भी गई और इस पौधे तक पहुंचेगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी, फिर आग फैल नहीं पाएगी। उसके अलावा क्या किया जाए, तो जो सूखे कूड़े होते हैं उसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। उससे क्या होगा, जब भी आग लगेगी तो बढ़ने नहीं पाएगी। मान लीजिए यहाँ पे सूखे कूड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पे आग लग चुकी है, अब ये आग बढ़ते हुए आ रही है, यहाँ पे सूखा कूड़ा नहीं पाएगी, यहाँ पे गीला पाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई ईंधन ही नहीं मिले तो यहाँ पे आग आकर के समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे सूखा कूड़ा मिल जाता है, पत्तियां मिल जाती है, सूखी घास मिल जाती है, तो क्या होगा, फिर आग और आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके की समस्या निकल कर रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूखे कूड़े को जल्दी जला दिया जाए या हटा दिया जाए। अब यहाँ पे जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने भी इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। इस तरीके के जो भी पॉइंट आते हैं ना, ये हम अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे हमारा आंसर जो है बहुत इफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे 1 से 2 नंबर बढ़ने की संभावना अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पे पहला क्या बताया जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, शुरुआती पहचान के लिए वाच टावरों का निर्माण किया जाए। उसके अलावा अग्निशमन कर्मियों की तैनाती की जाए। उसके अलावा स्थानीय समुदायों की भागीदारी के अलावा फायर लाइन का निर्माण और रखरखाव किया जाए। रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाए। सक्रिय जंगल की आग का पता लगाने के लिए मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, मोडिस इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उपग्रह डेटा की भी सलाह दी जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे मंत्रालय ने ये चीजें बताई तो ये हमारे लिए अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर कहीं भी वनाग्नि से जुड़ा कोई आंसर लिखने की बात आती है तो कम से कम इसमें से 2-4 पॉइंट जरूर वहाँ पे डाल दीजिए। उससे क्या होगा, तो हमारा आंसर राइटिंग जो होगा वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। इस मैप के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कौन से भारतीय राज्य वनाग्नि के मामले में अधिक प्रबल है, यानी कहाँ पे वनाग्नि लगने की सबसे अधिक संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, उसके अलावा यहाँ पे मध्य क्षेत्र जो होगा ये वनाग्नि के लिए थोड़ा अधिक प्रबल है अन्य की तुलना में। यानी यहाँ पे वनाग्नि लगने की, जंगलों में आग लगने की संभावना सबसे अधिक है। और यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि जो मिजोरम है इसके 30% वन आवरण ऐसे हैं जो पूरे देश में सबसे अधिक वनाग्नि के लिए प्रबल है, वनाग्नि लगने की संभावना सबसे अधिक है। यहाँ पे हम देखते हैं वन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो यहाँ पे ये बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या किया गया है, तो जो राज्य सूची का विषय था वन, उसको कहाँ पे रख दिया गया, तो उसको संवर्धित सूची में रख दिया गया। उसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 51 AG ये क्या कहते हो, तो ये मौलिक कर्तव्य है। ये बताता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट को यानी जंगलों को संरक्षित करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। उसके अलावा
48A ये क्या है, तो ये डीपीएसपी है। ये राज्य को निर्देश देता है कि जंगलों का संरक्षण करें। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जंगलों में लगने वाली आग के फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या होते हैं। इसमें लाभ में आप देखते हैं, पहला पॉइंट है वन तल की सफाई हो जाती है। जो भी कूड़ा करकट यहाँ पे वन की सतह पर पड़ा रहता है वो साफ हो जाता है जल करके। उसके अलावा आवास उपलब्ध हो जाता है। मान लीजिए पूरा क्षेत्र है, ये जंगल से भरा हुआ था, अब क्या हुआ यहाँ पे आग लग गई, तो ये पूरा क्षेत्र साफ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे आवास उपलब्ध कराने के लिए जगह मिल जाएगी, लोग आसानी से अपना घर बना करके रह सकते हैं। उसके अलावा मारक रोग, अब यहाँ पे आप देखें कि जंगलों से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस फैलते हैं, तो जब आग लगेगी तो ये लोग भी वहीं पे मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे रोग नहीं फैल पाएगा, बीमारी नहीं फैल पाएगी बाहर। उसके अलावा पोषक तत्व पुनर्चक्र, जैसे आप देखें कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके के जो भी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, तो उनकी प्राप्ति होती है, पुनर्चक्रण होता है। और नुकसान तो इतने ज़्यादा कि क्या ही बोला जाए। अब जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे जल के राख हो जाते हैं। उसके अलावा जो बायोडायवर्सिटी रहती है वो भी समाप्त हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि मानव जीवन के लिए भी खतरा बना रहता है। आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडराता ही रहता है। उसके अलावा जो यहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनके ऊपर भी खतरा रहता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये मिट्टी की सतह को बांध करके रखते हैं। जो इनकी जड़ होती है पेड़ों की ना, ये मिट्टी को पकड़ के रखती है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी के बहने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। उसके अलावा जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब आग लग रही है, पहले धुआं निकल रहा है, तो वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। उसके अलावा जो पेड़ पौधे कार्बन को सोखते, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते, वो भी जल जा रहे हैं इसके तहत। तो ये बहुत सारी दिक्कतें निकल करके आएंगी। अगर वनाग्नि होती है तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे हमको झेलना पड़ेगा। इसकी वजह से पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी समस्या हमें देखने को मिल सकती हैं। यूपीएससी मेंस में एक बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था कि जंगल की आग को कौन से कारक चिंता का विषय बनाते हैं? भारत में वनों को आग से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर यहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय वाला जो दिशा निर्देश है उसको भी आप जोड़ सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे कारण क्या क्या हो सकता है, उसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप चाहें तो इसको मिला करके एक पूरा अच्छे से अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।